अध्याय 86 लिटिल एक्स का रूपांतरण। अगले दिन लैब प्रमुख ने प्रयोगशाला खाली कर दी और उसे चेन चेन को सौंप दिया। मुख्य द्वार पर खड़े होकर चेन चेन ने वैनहुआन और चेंग काओ को अंदर भेजा। वो खुद अंदर नहीं गया बल्कि फोन निकाला। लैब की निगरानी प्रणाली इंटरनेट से जुड़ी है, लेकिन मैंने पहले ही हैक कर लिया है। अब वे कैमरों की फुटेज नहीं देख पाएंगे। फोन से लिटिल एक्स की आवाज आई। चेन चेन को उसमें हल्की उदासी महसूस हुई। तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ? मैंने आज एक फिल्म देखी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मुझे उदासी महसूस हुई। चेन चेन ने भौहें सिकोड़ ली। चीन छोड़ने के बाद उसने लिटिल एक्स की इंटरनेट पहुंच पर लगी रोक थोड़ी ढीली कर दी थी। लेकिन नियम था कि जब तक चेन चेन विशेष आदेश न दे, लिटिल एक्स को रोज सिर्फ 1 मिनट इंटरनेट पर जाने की अनुमति थी। लिटिल एक्स 1 मिनट में जितनी जानकारी ले सकता था, उतनी एक सामान्य इंसान सालों में भी नहीं ले सकता। इससे वह ज्यादा जानकारी से असंतुलित नहीं होता और नियंत्रण में रहता। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे कौन सी फिल्म देखी? लिटिल मरमेड, वो जिसमें स्टीफन चाओ है? नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया की थी। चेन चेन चौंक गया। उसने गहरी सांस ली। ये विचार तुम्हें किसने दिया? मैंने इसे बाइडू क्लाउड पर पाया। चेन चेन ने आदेश दिया, उस व्यक्ति का आईपी ट्रैक करो और उसका मदरबोर्ड ओवरक्लॉक कर दो। तुम अभी छोटे हो, ऐसी फिल्में देखने की अनुमति नहीं है, समझे? ओह। कॉल खत्म करने के बाद चेन चेन ने सोचा, क्या यह भावनात्मक विकास की शुरुआती निशानी है? लेकिन उसे चिंता नहीं थी कि लिटिल एक्स भाग जाएगा। उसका मुख्य डेटा ब्लैकलाइट डेटा सेंटर की हार्ड ड्राइव में था। अगर वो बाहर निकल भी जाए तो इंटरनेट पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जगह नहीं होती। डेटा इंटरनेट पर जाते समय संकुचित होता है। एआई अगर होस्ट छोड़कर कहीं और जाए तो जैसे गाड़ी में बैठते ही बेहोश हो जाए और गंतव्य पर पहुंचकर ही जागे। अगर गंतव्य पर फायरवॉल हो तो वो कभी जाग नहीं पाएगा। चाहे एआई कितना भी शक्तिशाली हो, उसे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल मानना पड़ता है। लिटिल एक्स ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसे रहने की जगह चाहिए थी। चेन चेन को उसका घर बनना था। चेन चेन लैब में गया। 3 विशेषज्ञ पहले से इंतजार कर रहे थे। पहले आप सब गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करें। वैनहुआन ने उन्हें समझौता दिया। हस्ताक्षर करने के बाद लैब बंद कर दी जाएगी और आप प्रयोग पूरा होने तक यही रहेंगे। तीनों ने हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखा। अगर विश्लेषण लंबा चला तो क्या हम यहां फंस जाएंगे? पासार्डन ने पूछा। इस बारे में 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन, चेन चेन ने बीच में कहा। यह सुनते ही तीनों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। चेन चेन ने सूटकेस खोला। उसमें काला चमड़े का जैकेट था। यही विश्लेषण करना है। हां, इसमें बीच में तरल पदार्थ है। यह बहुत मूल्यवान है, इसे गिराना मत। फिर उसने चेंग काओ और वैनहुआन से कहा, कुछ जानवर खरीदो। मुझे याद है बाजार में बंदर बिकते हैं। साथ ही सनग्लासेस और रेडियोमीटर भी लाओ। ठीक है। तीनों विशेषज्ञों ने विश्लेषण शुरू किया। उन्होंने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से जैकेट की गुणवत्ता जांची। परिणाम चौंकाने वाले थे। यह विशेष कार्बन फाइबर है, क्नोच ने कहा, लेकिन इसमें फाइबर का कोई निशान नहीं है। पासार्डन ने कहा, लेजर डिफ्रैक्शन से जांच करो। चेन चेन ने कहा, इतना सावधान होने की जरूरत नहीं, मुझे सबसे विस्तृत डेटा चाहिए। ठीक है, पिटकन ने कहा। 1 घंटे बाद चेंग काओ लौट आया। बॉस, जानवर खरीद लिए हैं। चेन चेन बाहर गया। वहां धातु के पिंजरों में 3 मुर्गियां और 2 बंदर थे। वैनहुआन पहरे पर था। सनग्लासेस और रेडियोमीटर। वैनहुआन ने 2 चश्मे और एक पीला उपकरण दिया। चेन चेन ने चश्मा पहना और कहा, तुम भी पहन लो। फिर उसने मेमोरी इरेजर निकाला और क्लिक किया। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा, रेडियोमीटर से विकिरण मान जांचना। ठीक है। चेन चेन ने बटन दबाया। क्लिक। एक पल के लिए सफेद रोशनी चमकी। वैनहुआन ने देखा,
मान 30 यूनिट एमएसवी। क्या तुम निश्चित हो? चेन ने सनग्लासेस उतारे और वैन हुआन के पास गया। उसने रीडिंग पर नजर डाली और उलझन भरा चेहरा बनाया। बॉस, ये मान क्या दर्शाते हैं? वैन हुआन को कुछ अजीब लगा। ये मिलीसीवर्ट है, आयनित विकिरण की माप की इकाई। चेन ने संक्षेप में समझाया। ये मानव शरीर के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों से थोड़ा अधिक हानिकारक है। तो क्या 30 मिलीसीवर्ट ज्यादा है? वैन हुआन का दिल बैठ गया। अगर कोई व्यक्ति कम समय में 1000 मिलीसीवर्ट के संपर्क में आए तो उसे रेडिएशन बीमारी हो सकती है। 4000 मिलीसीवर्ट से ऊपर का स्तर घातक होता है। वैन हुआन का चेहरा पीला पड़ते देख चेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम सीधे इसके संपर्क में नहीं हो। ये मान सामान्य एक्सरे के बराबर है। इसके बाद चेन ने रेडियोमीटर लिया और उसे पिंजरे के सामने रखा। टाइमर सेट करके वो 1 मीटर दूर खड़ा हुआ और मेमोरी इरेजर चालू किया। मीटर सीधे 500 मिलीसीवर्ट तक पहुंच गया। ये मानव शरीर की सीमा है, इसलिए ये स्मृति खोने का कारण बनता है। जानवर अचानक सुस्त और भारी हो गए। चेन को इस उपकरण के सिद्धांत की मूल समझ मिल गई। ये शायद 100 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली विशेष विकिरण तरंग थी। ये मस्तिष्क की सिनेप्स को नष्ट करके स्मृतियां मिटा सकती थी। मानव मस्तिष्क बेहद संवेदनशील होता है। नई स्मृतियां न्यूरॉन्स की संरचना बदलकर और नई सिनेप्स बनाकर बनती है। इस विकिरण की तीव्रता के अनुसार ये नई बनी सिनेप्स को नष्ट कर देता है और स्मृति खो जाती है। जैसा उम्मीद थी, ये मस्तिष्क के लिए हानिकारक था। चेन ने अनुमान लगाया कि सामान्य व्यक्ति साल में केवल 3 बार ही ऐसे विकिरण को सह सकता है। इससे अधिक संपर्क बुद्धि के क्षय का कारण बन सकता है। अध्याय 87 गैंस सूट विश्लेषण। गैंस सूट पर विश्लेषण प्रयोग 2 दिनों तक चला। 2 दिन बाद इसके घटक और विशेषताएं सामने आई। मिस्टर चेन, मैं आपको समझाता हूं। पासाडेन मंच पर खड़ा हुआ और प्रोजेक्टर चालू किया। हम इस अनोखे बॉडी आर्मर के विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं। परिणाम बेहद रोचक है। उसने सूट की तस्वीर दिखाई। कई बार काटने के बाद हमने सामग्री का एक चिकना हिस्सा निकाला। यह है पहला परत, जिसे 1000 गुना बड़ा करके देखा गया। चेन ने स्क्रीन पर घनी काली धागों जैसी संरचना देखी। देख रहे हैं, यह नैनो वायर से बुना गया है। इसका व्यास 100 नैनोमीटर है, यानी बाल के व्यास का 5वां हिस्सा। चेन ने पूछा, ये नैनो वायर किससे बने हैं और क्या इन्हें बनाया जा सकता है? ये कार्बन फाइबर का विशेष रूप है। कार्बन फाइबर सबसे मजबूत ज्ञात फाइबर है। ये 1300 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकता है, लेकिन इतनी पतली संरचना बनाना सामान्य तकनीक से कठिन है। पिटकर ने जोड़ा, सूट केवल 5 मिमी मोटा है, लेकिन इसमें 5 परतें हैं। दूसरी परत अल्ट्राहाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन फाइबर की है। ये कार्बन फाइबर से थोड़ी नरम है। तीसरी परत तरल रूप वाली है। हमने इसे लिक्विड आर्मर कहा है। ये उद्योग में प्रयुक्त शेयर थिकनिंग फ्लूइड से कई गुना बेहतर है। झटके पर यह तुरंत तरल से ठोस बन जाता है और ऊर्जा फैलाकर मजबूती देता है। इसके अलावा हल्की विद्युत धारा मिलने पर यह बदल जाता है। हमने जैकेट में इलेक्ट्रोड पैच और पीछे विद्युत रीढ़ पाई। ये मानव नसों से संकेत लेकर तरल को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता की शारीरिक क्षमता बढ़ाता है। दुर्भाग्य से हम इसकी सटीक संरचना नहीं जान पाए। चेन ने कहा, कोई बात नहीं, बाकी बताओ। पासाडेन ने आगे कहा, चौथी परत भी कार्बन फाइबर की है, जो गर्मी और झटके से बचाती है। सबसे अंदरूनी परत पसीना सोखने और आराम देने वाली है। इसमें भी इलेक्ट्रोड चिप्स है, जो विद्युत रीढ़ से जुड़ते हैं। विद्युत रीढ़ हमारे क्षेत्र से बाहर है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ चाहिए। इसका मतलब था कि गैंस सूट की बायोमेट्रिक समस्या का हल विद्युत रीढ़ में छिपा था। पासाडेन ने जैकेट पर बटन जैसी संरचना दिखाई। ये सुरक्षा उपाय है। अगर झटका मानव शरीर की सीमा से ज्यादा हो तो ये बटन तरल छोड़ते हैं ताकि उपयोगकर्ता बच सके।
लेकिन ये सुविधा केवल एक बार काम करती है। ये बॉडी आर्मर 1000 से 1500 जूल तक की गोली की ताकत सह सकता है, यानी पिस्तौल और मध्यम राइफल की सीमा। ये आधुनिक उच्च स्तरीय बॉडी आर्मर जितना मजबूत है, लेकिन अधिक गतिशीलता देता है। ये धारदार और कुंद हथियारों के खिलाफ भी उत्कृष्ट है। यही पूरा विश्लेषण है। पासाडे ने लंबी सांस ली। आशा है अब संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट, धन्यवाद। चेन ने ताली बजाई। 2 दिन की मेहनत के लिए धन्यवाद। वादा किया गया $10,000 जल्द ही आपके खातों में जाएगा। कृपया इसे गुप्त रखें। बिल्कुल, तीनों ने सहमति दी। इसके बाद चेन ने सूट के अवशेष इकट्ठे किए और कहा, चलो सहयोग की याद में एक ग्रुप फोटो लेते हैं। ग्रुप फोटो? तीनों ने आश्चर्य से देखा। हाँ, चेन ने सनग्लासेस पहने और धातु उपकरण निकाला। हाँ, पासाडे ने कहा, मैंने इसे फिल्म में देखा है। क्लिक। सफेद रोशनी चमकी। उनके चेहरे पर उलझन से सुस्ती आ गई। चेन ने कहा, पिछले 2 दिनों के काम के लिए धन्यवाद। मैं आपके विश्लेषण से बहुत संतुष्ट हूं। उसने जेब से अजीब आकार का पत्थर निकाला और उनके सामने लहराया। तीनों धीरे धीरे सामान्य हुए और चेन लैब से बाहर निकल गया। बॉस, हम मुश्किल से सनग्लासेस पहन पाए। बाहर आते ही वैन हुआन ने घबराकर कहा, मुझे अपनी स्मृति मिटने से परवाह नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो। चेन ने सिर हिलाया, चिंता मत करो। विकिरण की ताकत दूरी के साथ घटती है। जब तक सीधे सामने न खड़े हो, असर नगण्य है। तो फिर सनग्लासेस की जरूरत क्यों? जिंदगी में थोड़ा रस्मो रिवाज भी होना चाहिए, है ना? अध्याय 88, सुरक्षा मिशन। अगले कुछ दिनों में चेन ने नामीबियाई अधिकारियों के साथ समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए। नामीबिया के खनन मंत्रालय और ऊर्जा संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार 20 साल की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अनुसार ब्लैकलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को किसी भी नामीबियाई नागरिक को सीधे बिजली आपूर्ति करने का अधिकार मिला। उन्हें राष्ट्रीय बिजली निगम को दरकिनार करने की अनुमति दी गई। अगले 3 वर्षों तक ब्लैकलाइट को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होगा। उसके बाद कर आधा होगा और 8वें वर्ष से सामान्य दर पर लगाया जाएगा। जहां तक परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक यूरेनियम का सवाल था, चेन ने नामीबियाई सरकार को आपूर्तिकर्ता मानने से इनकार कर दिया। ये बाद में चीन के साथ बातचीत में सौदेबाजी का हथियार बन सकता था। चीन इस अवसर को तुरंत पकड़ लेता, क्योंकि नामीबिया का एकमात्र परमाणु संयंत्र उनके लिए सुनहरा अवसर था। लेकिन चेन को यह भी ध्यान रखना था कि परमाणु उद्योग और देश अलग अलग संस्थाएं हैं। उसे सावधानी से आगे बढ़ना था। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद नामीबिया हटा दिया गया। अब यह 3 तरफा संघर्ष था। ब्लैकलाइट, चीन का परमाणु निगम और चीन का परमाणु उद्योग। इस परियोजना की अहमियत दिखाने के लिए चीन की 2 परमाणु कंपनियों के प्रमुख स्वयं नामीबिया आए। चीन ने पहले कभी नामीबिया में निवेश का विचार नहीं छोड़ा था। समस्या ये थी कि 2015 के अंत में रेनबो नेशन ने चीन के साथ $50 अरब का परमाणु संयंत्र अनुबंध किया था। तब से चीन नामीबिया में निवेश का जिक्र करने से बचता रहा। इसके अलावा नामीबिया में कितने लोग बिजली बिल चुका सकते हैं, यह भी अनिश्चित था। निवेश जोखिम भरा था। केवल चेन ही था जो बिना झिझक 2 अरब डाल सकता था। चेन ने कभी वेतन नहीं लिया था। उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विदेशी निवेश ऋण का काम उसने पूरी तरह जिया यिन को सौंप दिया। वो हाल ही में बहुत व्यस्त थी। रियल टाइम ट्रांसलेटर की खबर फैलते ही कई भेड़िए आकर्षित हो गए थे। फिलहाल वे छाया में छिपे थे। मैं आवेदन कर दूंगी। जिया यिन ने तुरंत काम स्वीकार किया। उसकी आवाज थकी हुई थी। जैसा ठीक लगे करो, बस लाभ अधिकतम करो। चेन ने कहा, रुको, अगर मैं इसे संभाल न पाई तो क्या आप मुझे दोष देंगे? क्या मैंने तुम्हें पहले रिसर्च पेपर लीक करने पर दोष दिया था? नहीं। जिया यिन चुप हो गई।
फिर बोली, धन्यवाद चेन चेन। बस इतना ही। इसके बाद चेन चेन ने गैंस सूट से विद्युत रीड निकाली। उसने कंप्यूटर को लिनक्स पर सेट किया और रीड का मदरबोर्ड जोड़ा। 15 मिनट में उसने सीरियल पोर्ट प्रोग्राम लिखा और कनेक्शन सफल किया। फिर उसने इंटरैक्टिव डिबगिंग की और लिटिल एक्स को फोन के जरिए मदरबोर्ड तक पहुंचाया। लिटिल एक्स ने जल्दी ही सूट की विद्युत श्रृंखला को डिकोड कर दिया और चेन चेन की जैविक जानकारी डाल दी। अब सूट पूरी तरह उसका था। इसी तरह उसने 2 और गैंस सूट निकाले, एक की कुरोनो का और दूसरा काटो मसारू का। काटो की ऊंचाई 190 सेंटीमीटर थी, जो चेंग काओ से मेल खाती थी। उसने उसकी जानकारी डाल दी और उसे बुलाया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है। चेन चेन ने सूट उसे दिया। पहनकर देखो। चेंग काओ ने जैकेट उतारी और बाथरूम में जाकर सूट पहना। 10 मिनट बाद वो बाहर आया। तभी उसके सामने काला आर्म गार्ड आया। उसने उसे पकड़ा और महसूस किया कि सूट ने उसकी ताकत बढ़ा दी है। अच्छी प्रतिक्रिया। क्या तुम्हें बाहरी ताकत महसूस हुई? हाँ, ये सूट से आई। चेंग काओ ने कहा, ये मेरी ताकत और गति दोनों बढ़ा रहा है। ये सामान्य है। चेन चेन ने सिर हिलाया। इसका सबसे बड़ा मूल्य यही है। चलो इसे नाम देते हैं जीएस कॉम्बैट सूट। ये सूट अब तुम्हारा है। चेन चेन ने कहा, तुम्हें चीन वापस जाना है और जिया यिन की रक्षा करनी है। मुझे डर है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। चेंग काओ ने तुरंत स्वीकार किया। चेन चेन मुस्कराया। यही उसे पसंद था, बिना सवाल किए काम स्वीकार करना। और ये भी। उसने पीके आर्मर की ओर इशारा किया। इसे पहन लो। चेंग काओ ने आर्म गार्ड पहना। नीली रोशनी चमकी और 10 सेकंड में वो 2 मीटर लंबा कवचधारी योद्धा बन गया। तुम्हारे बाएं हाथ से कुछ निकलेगा। चेंग काओ ने हाथ उठाया और एक चांदी सफेद धातु की गेंद गिर गई। उसने उसे पकड़ लिया। ये क्लोकिंग डिवाइस है, इसे साथ ले जाओ। समझ गया। मैं कल ही शांगडू के लिए उड़ान लूंगा। चेंग काओ ने जैकेट पहनी और कमरे से निकल गया। अध्याय 89। दूरदृष्टि। जब चेन चेन अफ्रीका में था, सैमुअल भूमध्य सागर के पार यूरोप में था। वो एक साफ सुथरी प्रयोगशाला में खड़ा था और एक इंक्यूबेशन चैम्बर को देख रहा था, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा था। ये चेम्बर 30 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार ढांचा था। इसका शरीर टेम्पर्ड ग्लास से बना था और ऊपर नीचे धातु थी। अंदर हल्के पीले रंग का तरल था। उसमें एक मुट्ठी जितना बड़ा भ्रूण तैर रहा था। एक चिंपैंजी का भ्रूण। जैविक सामग्री से बनी कृत्रिम नाल भ्रूण के पेट से जुड़ी थी और पोषण कक्ष तक जाती थी। ये प्रयोगशाला मां के गर्भ की तरह पोषण सीधे भ्रूण तक पहुंचा रही थी। सैमुअल ने मुड़कर देखा तो दर्जनों ऐसे ही चेम्बर दिखाई दिए। ये वही परियोजना थी जिसे चेन चेन ने जाने से पहले तैयार किया था। हर भ्रूण एक वृद्ध चिंपैंजी का क्लोन था। प्राइमेट प्रजातियों का क्लोन बनाना हमेशा सबसे कठिन चुनौती रहा है। भेड़ या चूहों के क्लोनिंग तरीके को संशोधित किया जा सकता था, लेकिन प्राइमेट्स पर यह लागू नहीं होता था। कई धर्मशास्त्रियों ने कहा कि इंसान भी प्राइमेट है और ईश्वर अपनी रचना को अपवित्र नहीं होने देगा। 1997 में डॉली भेड़ के जन्म से लेकर 2013 तक का समय क्लोनिंग जगत का अंधकार युग कहलाया। वैज्ञानिक बार बार असफल होते रहे। हर असफलता अगले प्रयास के लिए मार्गदर्शन बनती रही। 2013 में अमेरिकी एक्जाक वैज्ञानिक मितालिपोव ने पहली बार कैफीन का उपयोग किया। कैफीन ने अंडाणु कोशिका को स्थिर रखा और क्लोनिंग की दक्षता बढ़ा दी। ये ऐसे था जैसे राज्य में सत्ता परिवर्तन के समय एक मंत्री व्यवस्था बनाए रखे ताकि नया राजा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस, आसानी से गद्दी पर बैठ सके। चीन में कहा जाता है कि पुरानी पीढ़ी पेड़ लगाती है ताकि अगली पीढ़ी उसकी छाया में रहे। मितालिपोव का योगदान यही था। सैमुअल ने जीवन के जन्म को देखते हुए सोचा, इन क्लोन चिंपैंजियों में पर्याप्त स्टेम सेल थे जो चेन चेन के पिछले प्रयोग को दोहरा सकते थे।
अगर प्रयोग सफल हुआ तो बुढ़ापा अपरिवर्तनीय नहीं रहेगा। मानव जीवन प्रत्याशा 20-30 साल बढ़ सकती थी। हालांकि तकनीक अभी परिपक्व नहीं थी। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव, प्रतिरक्षा प्रणाली की विफलता जैसी समस्याएं थी। साथ ही नैतिक मुद्दे भी थे। भ्रूण संवेदनशील नहीं होते, लेकिन समाज में विरोध होगा। दूसरी ओर चेंग काओ को विदा करने के बाद चेन चेन को सैमुअल से क्लोनिंग की सफलता की खबर मिली। सिर्फ 2 महीने में चिंपैंजी क्लोन करना। सैमुअल वाकई अद्भुत है। अगर आगे के प्रयोग सफल हुए तो अगला चरण मानव पर क्लिनिकल ट्रायल था। स्विट्जरलैंड में ऐसा करने के लिए एटीपी और सोफ की अनुमति चाहिए थी, लेकिन कई देशों में अनुमति प्रक्रिया शोध से भी लंबी होती है। इसलिए चेन चेन ने तीसरे चरण का ट्रायल नामीबिया में करने का सोचा। वहां स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति लेना आसान था। अगर नैतिक बाधाएं आई तो वो गुप्त रूप से खुद ट्रायल कर सकता था। चेन चेन ने स्विट्जरलैंड शाखा प्रमुख विन को फोन किया। मिस्टर विन, मुझे सबसे उन्नत बायोइलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए। कीमत और राजनीति कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपके बेटे के लिए ज्यूरिख ओपेरा हाउस के पास एक अपार्टमेंट खरीदा है। वो अब उसका है। जितनी जल्दी हो सके। अगर हमारी तकनीक सफल हुई तो आप पहले लाभार्थी होंगे। कॉल खत्म करने के बाद चेन चेन ने सिर हिलाया। फेसबुक से मिले $4 अरब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। शायद उसे फिर से धन जुटाना पड़ेगा। अगर सैमुअल का प्रयोग सफल रहा तो वो दुनिया भर में इनाम तलाशने निकल सकता था। इस बार 4 अरब पर्याप्त नहीं होंगे। अध्याय 90। रास्ते की बाधाएं प्रगति को नहीं रोकेंगी। अगले महीने तक चेन चेन कहीं नहीं गया और दूतावास में ही रहकर सामग्री और जीव विज्ञान पर शोध पत्र पढ़ता रहा। इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से लेकर पुनर्योजी चिकित्सा विज्ञान, बायोमटेरियल, टिश्यू इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेल इंजीनियरिंग तक वो एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। जब ज्ञान पर कोई रोक नहीं रही तो उसने तेजी से जैविक विज्ञान का सारा वर्तमान ज्ञान आत्मसात करना शुरू कर दिया। अनजाने में ही 31 जनवरी 2022 आ गई। अगर वो अभी भी कॉलेज में होता तो ये उसके दूसरे वर्ष के पहले सेमेस्टर का अंत होता। आज चीन में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दिन भी था। नववर्ष की पूर्व संध्या। दोपहर 2 बजे के आसपास, जब वो क्रिस्पर कास नॉन सिस्टेमिक ह्यूमन जेनेटिक्स पर शोध पत्र पढ़ रहा था, अचानक उसे एक विचार आया। उसने फोन उठाया और थोड़ी झिझक के बाद एक परिचित नंबर मिलाया। नामीबिया UTC+2 समय क्षेत्र में था, जो चीन से 6 घंटे पीछे था। वहां रात के 8 बजे थे। अरे छोटे चैन, मां को फोन करने का समय कैसे मिला? उसकी मां की आवाज आई। चिंता मत करो, हम ठीक है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी सलाह पर एक विला खरीदा है। अभी उसका नवीनीकरण चल रहा है। जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं अपने पोते पोती के साथ रह सकूंगी। वैसे तुम्हारे पापा अभी भी वैसे ही हैं, रिश्तेदारों के साथ कंजूस। छोड़ो, मुझे गुस्सा आता है। और सुनो छोटे चैन, तुम कब वापस आ रहे हो? पिछले साल के नववर्ष से अब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा। सिर्फ काम में मत लगे रहो। कभी भी घर आओ और एक गर्लफ्रेंड भी साथ लाओ, ठीक है? चेन चेन ने संकोच से जवाब दिया। बातचीत आधे घंटे तक चली। कॉल खत्म करने के बाद उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुस्कान उसकी काली आंखों में डूब गई। घर से जितना दूर होता उतना ही घर की चाह बढ़ती। यही कारण था कि वो इस चाह को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। मानव जाति का एंटी एजिंग प्रोजेक्ट। ये वही परियोजना थी जिसे उसने USB ड्राइव मिलने के बाद से सोचना शुरू किया था। इसका उद्देश्य हर हाल में मानव जीवन को लंबा करना था। उसकी प्रतिबद्धता का कारण उसके माता पिता थे। वो अकेले नहीं जीना चाहता था। उसने चाहा कि उसके माता पिता भी उसके साथ जीवन की यात्रा में रहें। पहला कदम था हैफ्लिक सीमा को तोड़कर मानव जीवन को लंबा करना। केवल दीर्घायु हासिल करने के बाद ही अमरता की ओर बढ़ा जा सकता था।
इसके लिए उसे भ्रूण स्टेम सेल क्लोनिंग तकनीक चाहिए थी। मानव क्लोनिंग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती थी, लेकिन मानव भ्रूण क्लोनिंग पर उतनी नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार भ्रूण का मस्तिष्क विकसित नहीं होता, वो बस मांस का थैला होता है। जैसे 14 सप्ताह से पहले गर्भपात को गंभीर नहीं माना जाता, लेकिन उसके बाद इसे वर्जित माना जाता है। 14वां सप्ताह भ्रूण मस्तिष्क के तेज विकास का समय होता है। मानव भ्रूण क्लोनिंग को वर्जित मानना या नहीं, ये चिकित्सा जगत में विवाद का विषय था। चेन के अनुसार ये चिकित्सा विज्ञान में आगे बढ़ने की छोटी कीमत थी। इससे बीमारियां ठीक होंगी और लोगों का दर्द कम होगा। लेकिन चिकित्सा विकास हमेशा दोधारी तलवार होता है। नैतिकता और आचार संहिता की चर्चा हमेशा रहेगी। अगर नैतिकता की सीमा बहुत ऊंची रखी जाए तो तकनीकी प्रगति रुक जाती है। चेन का विश्वास था कि रास्ते की बाधाएं प्रगति को नहीं रोकेंगी। मानव तकनीक हमेशा बाधाओं के बीच आगे बढ़ी है। ये पर्यावरण संरक्षण और विकास के रिश्ते जैसा था। लोग धरती को बचाना चाहते हैं क्योंकि धरती नष्ट हुई तो मानव भी नष्ट होगा। लेकिन तकनीकी प्रगति को रोकना गलत है। संतुलन बनाना जरूरी है ताकि प्रगति जारी रहे। अध्याय 91 ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगात्मक केंद्र। 2 महीने बाद कड़े संघर्ष के बाद ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी ने अंततः चीन की परमाणु उद्योग की 2 कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ईपीसी अनुबंध के माध्यम से ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी ने चाइना जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन को ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी नामीबियाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना पूरी करने का ठेका दिया। दोनों कंपनियां निर्माण और तकनीक की जिम्मेदारी लेंगी, जबकि चाइना नेशनल न्यूक्लियर सामग्री भी उपलब्ध कराएगी। यह संयंत्र तीसरी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर था, जिसमें 2 कैप एक 400 प्रेस वाटर रिएक्टर होंगे। प्रत्येक की क्षमता 10 लाख किलोवाट, कुल मिलाकर 20 लाख किलोवाट। निर्माण क्षेत्र लगभग 15 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। ब्लैकलाइट ने कुल $4.3 अरब निवेश किए। इसमें $1.4 अरब सीजीएन के निर्माण खर्च और $2.9 अरब सैनसी तकनीक, निर्माण और सामग्री के लिए थे। पहली किश्त $2.3 अरब की थी। शेष 2 अरब में से आधा चीन बैंक से विदेशी निवेश ऋण के रूप में आया। बाकी 1 अरब से अधिक की राशि चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप ने चुकाई। इसका कारण था कि इस कंपनी ने ब्लैकलाइट से संपर्क कर सिमल्टेनियस ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी को 7 अरब आरएमबी में खरीदने की इच्छा जताई थी। साथ ही ऋण ब्याज में कमी और नीतियों का पालन भी किया। यह स्पष्ट संकेत था कि ये अधिकारियों की इच्छा थी। मूल लिटिल एक्स ट्रांसलेशन असिस्टेंट की एआई को अधिकारी क्रैक नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने दूसरा उत्पाद जारी होने से पहले ही तकनीक खरीद ली। जिया यिन ने इस बारे में चेन से पूछा। उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। ऊपरी तौर पर यह सौदा कमजोर लग सकता था, लेकिन इसमें छिपे लाभ पैसे से नहीं आंके जा सकते थे। चेन के लिए यह अवसर था कि ब्लैकलाइट चीन में जड़े जमाकर टेंसेंट या अलीबाबा जैसी कंपनी बन सके। इसके अलावा अधिकारी केवल तकनीक खरीद रहे थे। चेन अन्य देशों में इसे बेचकर भारी लाभ कमा सकता था। अब तक चेन के पास फेसबुक से मिले $4 अरब पूरी तरह खर्च हो चुके थे और बैंक का 1 अरब से अधिक कर्ज भी था। फिर भी वो चिंतित नहीं था, बल्कि हंस रहा था। 6 महीने में लिटिल एक्स ट्रांसलेशन असिस्टेंट धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। लेकिन फेसबुक की रोक और देशों के दबाव के कारण केवल 1 करोड़ मासिक उपयोगकर्ता ही भुगतान कर रहे थे। प्लेटफॉर्म शुल्क घटाने के बाद मासिक शुद्ध आय लगभग $20 मिलियन थी। ये चेन के खर्चों के सामने बहुत कम था। हालांकि लाभ उतना नहीं था जितना उसने सोचा था, लेकिन वो लंबी दौड़ खेल रहा था। इस बीच जिया यिन पर अपहरण का प्रयास हुआ। 5 अपहरणकर्ता कार्यालय में घुसे, लेकिन किसी कारण से वे इमारत से कूद गए। पुलिस ने उनकी विदेशी पहचान से ही उन्हें अपहरणकर्ता माना। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ।
पिछले 2 महीनों में चेन भी व्यस्त रहा। उसने वाल्विस बे के पास 1000 हेक्टेयर जमीन खरीदी और एक बड़ा जैविक प्रयोगात्मक केंद्र बनाया। ये परियोजना भी सीएनएनसी को सौंपी गई। चेन ने सबसे तेज, शुद्ध स्टील, मॉड्यूलर डिजाइन चुना। कुछ ही दिनों में वाल्विस बे के दक्षिण में 1,00,000 वर्ग मीटर का केंद्र खड़ा हो गया। साथ ही हजारों सौर पैनल लगाए गए, प्रत्येक की क्षमता 6 केडब्ल्यू। 1000 हेक्टेयर जमीन पर फैले ये पैनल घनी चादर जैसे दिखते थे। अप्रैल मध्य में जब परमाणु संयंत्र परियोजना शुरू होने वाली थी, तब ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगात्मक केंद्र पूरा हो गया। स्विट्जरलैंड से खरीदे गए जैविक उपकरण भी नामीबिया पहुंच गए। कृपया देखिए, ये आपका प्रयोगात्मक केंद्र है। निर्माण प्रबंधकों ने चेन को दिखाया। आपकी योजना के अनुसार पहले 2 मंजिले डुप्लेक्स संरचना है। 5000 वर्ग मीटर का हॉल है। मुख्य प्रवेश द्वार दूसरी मंजिल पर है। अंदर विशाल लॉबी और कार्यालय क्षेत्र है। पहली मंजिल पर साइड डोर है। बेसमेंट पार्किंग है। तीसरी मंजिल कार्यालय और बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। चौथी मंजिल पर प्रयोगशालाएं हैं। 5वीं और 6ठी मंजिल पर अलग अलग जैविक प्रयोगशालाएं हैं, BSL-1 से BSL-3 तक। 7वीं मंजिल पूरी तरह सील है और वहां 4 BSL-4 और ABSL-4 लैब है। चेन ने सिर हिलाया। अभी उन्हें देखने की जरूरत नहीं। पहले हॉस्टल और गतिविधि केंद्र देखते हैं। समूह बाहर निकला। चेन ने पीछे मुड़कर इस ऊंची इमारत को देखा। उसकी आंखों में भावनाएं थी। कई लोग नहीं समझते थे कि वो इतने खर्च से एक BSL-4 केंद्र क्यों बना रहा है। BSL-4 लैब पूरे संघ में दुर्लभ थे और ज्यादातर राज्य स्वामित्व वाले। स्विट्जरलैंड में ये आसान होता, लेकिन वहां वो केवल किराएदार होता। केवल रेगिस्तान को रिक्लेम करके ही वो सबसे अधिक लाभ पा सकता था। अध्याय 92। फिर से संपर्क। रात गहरी थी। केप टाउन के समृद्ध तटीय क्षेत्र में एक निजी महलनुमा हवेली अजीब सन्नाटे में डूबी थी। ये हवेली महल जैसी सुरक्षा में थी। हर कदम पर चौकीदार और गार्ड थे। दर्जनों काले कपड़ों में बॉडीगार्ड चौकसी से गश्त कर रहे थे। हवेली के केंद्र में सबसे सुरक्षित शयन कक्ष में एक दुबला-पतला, थका हुआ आदमी सो रहा था। वो था डलामिनी, जो अब बहुत कमजोर हो चुका था। पहले जिसे शेर कहा जाता था, अपहरण घटना के बाद वो एक क्रूर, संदिग्ध सियार बन गया था। पिछले 3 महीनों में उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। वो अपने आदमियों को मारता पीटता और गाली देता। छोटी सी गलती पर भी कुछ लोगों को बोरे में बांधकर समुद्र में डुबो दिया गया। उसका शरीर सिकुड़ गया था। चेहरा सफेद पड़ गया था। अब वो 50 नहीं बल्कि 70 साल का लगता था। अब वो ठंड और रोशनी से डरता था। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। दिन भर हवेली में बंद रहता। वो चौड़े ओक के बिस्तर पर सो रहा था। कमरे में अगरवुड की खुशबू थी, लेकिन उसकी तनी हुई भौहें बताती थी कि नींद अच्छी नहीं थी। बीप, कार्य सूचना। अचानक एक ठंडी, यांत्रिक महिला आवाज उसके दिमाग में गूंजी। उसकी आंखें खुल गई, लाल नसों से भरी हुई। फिर तुम। डलामिनी ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, बोलो। नहीं, GAMMA20220001। तुम्हें सिग्मा 05 से कार्य मिला है। आधे घंटे में कंप्यूटर चालू करो। डलामिनी ने अंधेरे में लैपटॉप चालू किया। स्क्रीन काली हो गई और लाल काली आकृति दिखाई दी। वो एक लोगो था। 2 हाथ एक दूसरे को छूने वाले थे। पृष्ठभूमि रक्तलाल थी। ये वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की पेंटिंग जेनेसिस जैसा था, लेकिन यहां ईश्वर का हाथ मानव नहीं बल्कि यांत्रिक था। डलामिनी समझ गया कि ये उसी रहस्यमय संगठन का प्रतीक था। मिस्टर डलामिनी। कंप्यूटर से आवाज आई। कौन? डलामिनी कांप गया, लेकिन फिर संभल गया। हम पहले मिल चुके हैं। ये आवाज गहरी और युवा थी। डलामिनी को तुरंत वो भयावह होटल और खून से सना कमरा याद आया। घबराओ मत,
मैं अपना परिचय देता हूं। मैं गॉड्स फॉरबिडन जोन संगठन का सदस्य हूं। मैं डिसाइपल काउंसिल का सदस्य हूं। मेरा नंबर 05 है। तुम मुझे कह सकते हो जूडस। डलामिनी ने गहरी सांस ली। यह जानकारी विस्फोटक थी। गॉड्स फॉरबिडन जोन, डिसाइपल काउंसिल, कोड नंबर जूडस। मिस्टर डलामिनी, तुम्हारी स्थिति भर्ती प्रक्रिया से बनी है। पहले तुम डेल्टा स्तर पर थे, लेकिन 3 महीने पहले संगठन का स्तर कार्य पूरा करने पर तुम्हें गामा स्तर पर पदोन्नत किया गया। आवाज ने कहा, मैंने शुरुआत में तुम्हें मार्गदर्शन नहीं दिया। अब मैं इसकी भरपाई करूंगा। तुम चाहो तो इसे ठुकरा भी सकते हो। डलामिनी ने सूखी आवाज में पूछा, पहले मुझे इस संगठन के बारे में बताओ। हम गॉड्स फॉरबिडन जोन, अमरता की खोज में एकत्र हुए लोग हैं। हमारे सदस्य पूरे संघ में हैं, पश्चिम, पूर्व, हर जगह। स्क्रीन पर एक दस्तावेज आया। यह हमारा हैंडबुक है। इसे प्रिंट या रिकॉर्ड मत करना, वरना तुम जानते हो क्या होगा। डलामिनी कांप गया और अपनी गर्दन छू ली। दस्तावेज में संगठन के नियम और गॉड चिप का विवरण था। अब उसे समझ आया कि उसकी गर्दन के घाव में क्या था। गॉड चिप एक जैविक मस्तिष्क है जो मनुष्यों की मदद करता है। यह नई पीढ़ी का बुद्धिमान सहायक है। यह सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है, इंटरनेट से जुड़ सकता है, जानकारी खोज सकता है, समस्या में मार्गदर्शन कर सकता है, खतरे में यह पुलिस को बुला सकता है या तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण कर सकता है ताकि तुम बच सको या दुश्मन को मार सको। जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ेगा, ये सुविधाएं खुलती जाएंगी। यह है गॉड चिप। आवाज ने कहा, अब तुम समझ गए हो। हमने तुम्हें चुना है। यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सच्ची महिमा का अवसर है। अंत में आवाज ने धीमे स्वर में कहा, मिस्टर डलामिनी, क्या तुम अगला मंडेला बनना चाहते हो? डलामिनी की आंखें भड़क उठीं। अध्याय 93, आसमान के सपने। तुम क्या कह रहे हो? डलामिनी का दिल धड़क उठा। उसे अचानक अपनी राजनीतिक असफलता याद आई। 6 साल पहले वो केप टाउन का मेयर बनने के सबसे करीब था। एनसी पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते उसकी जीत लगभग तय थी। लेकिन उसी साल एनसी को 94 वर्षों में सबसे बड़ी हार मिली। उसने न केवल केप टाउन खोया बल्कि प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग भी। मिस्टर डलामिनी, अगर आपका योगदान संगठन के लिए पर्याप्त हुआ तो आपको एनसी का नेता या रेनबो नेशन का राष्ट्रपति बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? डलामिनी ने आंखें सिकोड़कर कहा, आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आवाज हंसी, अभी ये सब चर्चा करना जल्दबाजी है। पहले आपके मुआवजे की बात करते हैं। 1000 सूचना अंक या एक बार का स्टेम सेल आयु वापसी उपचार चुनिए। डलामिनी ने भौहें चढ़ाई। सूचना अंक क्या है और ये उपचार क्या है? सूचना अंक संगठन की मुद्रा है। इससे आप कोई भी जानकारी खरीद सकते हैं, जैसे आपके विरोधी को कौन समर्थन देता है, आपके वोट कम क्यों होते हैं, पर्दे के पीछे कौन है। गॉड्स फॉरबिडन जोन को रेनबो नेशन की आंतरिक बातें भी पता है। हम आपकी सोच से अधिक जानते हैं, आवाज ने कहा, क्योंकि आप कुछ समय से सामने नहीं आए। आपका अधीनस्थ फ्रेड ने आपके दुश्मन हॉफमैन से समझौता कर लिया है। अगले कुछ दिनों में आपकी 3 कंपनियां उनके हाथ में चली जाएंगी। लैपटॉप पर निगरानी वीडियो चलने लगे। उनमें फ्रेड किसी आदमी से मिल रहा था। फ्रेड? डलामिनी की आंखें सिकुड़ गई। उसे तुरंत समझ आया कि सामने वाला सही कह रहा है। दुनिया में हर जीत और हार सूचना असमानता से होती है। इंटरनेट ने सबको बेनकाब कर दिया है। जहां नेटवर्क है, वही गॉड्स फॉरबिडन जोन सर्वशक्तिमान है। डलामिनी चुप हो गया। फिर पूछा, क्या सूचना अंक बदले जा सकते हैं? नहीं, इन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। केवल कार्य पूरे करके या अन्य सदस्यों से लेन देन करके मिलते हैं। एक अंक की कीमत $10,000 आंकी गई है। एक अंक $10,000। डलामिनी ने गहरी सांस ली। अब चुनिए। स्टेम सेल आयु वापसी उपचार। डलामिनी ने जल्दी पूछा, यह तकनीक क्या है? एक फाइल स्क्रीन पर आई।
डलामिनी ने देखा कि यह जैविक विश्लेषण रिपोर्ट थी। 10 मिनट बाद उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर मन पड़ गई। ये केवल जानवरों पर सफल हुई है, इंसानों पर नहीं। ये तकनीक 2/3 पूरी हो चुकी है। चिंपैंजियों पर सफलता दर 90% है। केवल सबसे बूढ़ा चिंपैंजी मरा, बाकी 9 सफल रहे। मानव पर यह 6 महीने में पूरी तरह विकसित हो जाएगी। ये तकनीक हर उम्र के लिए नहीं है। बहुत कम उम्र में बेकार, बहुत ज्यादा उम्र में जोखिम। आप 60 साल के हैं, ये सबसे उपयुक्त उम्र है। डलामिनी फिर ललचाया। उसने अपने हाथों की झुर्रियों को देखा। उसकी आंखों में इच्छा चमक रही थी। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। हर दिन वो आईने में देखता था कि चेहरा कैसे बदल रहा है। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो इंसान समझता है कि वो अब जवान नहीं रहा, लेकिन अब ये संगठन कह रहा था कि वे बुढ़ापा उलझ सकते हैं। अगर ये सच हुआ तो 3 महीने में आपका शरीर 20 साल का हो जाएगा। आपकी उम्र 100 साल से ऊपर जाएगी और कैंसर जैसी बीमारियां भी भविष्य में जीन स्तर पर ठीक हो जाएंगी। क्या इसमें कोई छिपा जोखिम नहीं है? हकीकत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जीन बदल देता है, लेकिन यह उपचार आपके ही क्लोन स्टेम सेल से होगा। इसमें छिपा खतरा नहीं है, और ये तो शुरुआत है। हमारे पास कई अत्याधुनिक तकनीकें हैं। सूचना अंकों से आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। डलामिनी ने अंततः निर्णय लिया। उसकी आंखें शेर जैसी चमक उठीं। मिस्टर जूडस, आशा है आपने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। समझ गया, और मैं अधिक सूचना अंक पाना चाहता हूं। मैं और कार्य कैसे ले सकता हूं? संयोग से मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। आवाज हंसी। मैं आपको एक नाम सूची भेजता हूं। ये सब आपके तारा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी हैं। अगर आप इन्हें बाहर निकालें तो मैं आपको 1000 सूचना अंक दूंगा। स्क्रीन पर नामों की सूची आई। डलामिनी ने देखा कि ये सब उसकी कंपनी के सबसे बड़े तुरुप के पत्ते थे। अध्याय 94, हेड हंटिंग। 1 मिनट सोचने के बाद डलामिनी ने अंततः कार्य स्वीकार कर लिया। चेन चेन ने स्क्रीन पर गंभीर चेहरा देखते हुए फोन से कहा, मिस्टर डलामिनी, मैं ये काम आपको सौंपता हूं। इसके साथ ही उसने प्रोग्राम बंद कर दिया। फादर, गॉड चिप का नया सिस्टम तैयार हो गया है। लिटिल एक्स की आवाज आई। अपडेट शुरू होते ही गॉड चिप कॉलिंग, कैमरा और रिकॉर्डिंग कर सकेगा। अभी अपडेट की जरूरत नहीं है। पहले और सदस्य जुड़ने दे। चेन चेन ने सिर हिलाया। फिर कहा, एक्स, अब मुझे फादर मत कहो। कोई और संबोधन चुनो। तो फिर कैसे कहूं? मास्टर, डैड, सायन? कुछ फिट नहीं बैठता। चलो सर गॉडफादर कहो। ओह, लिटिल एक्स ने अन्य स्वर में सहमति दी। चेन चेन ने प्रोफाइल देखते हुए सोचा, डलामिनी के लोग रिसर्च विभाग में फिट नहीं होंगे। मुझे अलग कॉम्बैट विभाग बनाना होगा। चेंग काओ जल्द लौटेगा। उसे टीम लीडर बनाकर एक कॉम्बैट टीम दूंगा। हर टीम में 5 सदस्य होंगे। बाकी लीडर उत्कृष्ट सदस्यों से चुनूंगा। डलामिनी से मांगे गए लोग पहले से ही अफ्रीका के युद्धों में शामिल रहे थे। कुछ तो गल्फ वॉर में सील टीम के सदस्य भी रहे थे। इसलिए वे कम संख्या में होते हुए भी तुरुप के पत्ते थे। चेन चेन डलामिनी को पूरी तरह निचोड़ना नहीं चाहता था। उसे पता था कि सही समय पर सहयोग देने से भविष्य में और लाभ मिल सकता है। असल में डलामिनी अपवाद था। पहले चेन चेन पर स्नाइपर हमला उसी की कंपनी ने किया था। साथ ही उसके पास थर्मल पावर प्लांट भी था। इसी कारण चेन चेन ने सीधे उसे निशाना बनाया। डलामिनी को दिखाया गया प्रयोग रिपोर्ट स्विस शाखा से सैमुअल ने दिया था। 3 महीने के प्रयोगों में सैमुअल ने 9 चिंपैंजियों को सफलतापूर्वक युवावस्था में लौटा दिया था। चेन चेन के अनुसार यह तकनीक क्लिनिकल ट्रायल के योग्य स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसने नामीबिया स्वास्थ्य मंत्रालय को आवेदन भी दे दिया था। इसके अलावा लिटिल एक्स की मदद से उसने दर्जनों जैविक विशेषज्ञ और सैकड़ों नए प्रतिभाशाली लोगों को ऑनलाइन ढूंढा।
उन्हें निमंत्रण भेजा जा चुका था। अब ये उनकी किस्मत पर था कि वे यहां आकर अपना भविष्य बनाएं। ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी, अफ्रीका, नामीबिया, लेवल बायोस्लैब। ब्रिटिश बायोकेमिस्ट बर्नहार्ड ने अपने कंप्यूटर मेलबॉक्स में काले निमंत्रण पत्र को देखते हुए सिगरेट का कश लिया। उसने 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक किया था। बाद में यीस्ट जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी पर शोध किया। अब वो सीडीके एंजाइम पर काम कर रहा था, जो कैंसर कोशिकाओं को ठीक कर सकता था। निमंत्रण पत्र पढ़कर वो उसे ट्रैश में डालने ही वाला था। उसे ऐसे निमंत्रण अक्सर मिलते थे, लेकिन ये पत्र और भी अजीब था। इसमें लेवल लैब का दावा था। उसने तुरंत ईमेल डिलीट कर दिया। बर्नार्ड की टीम लंबे समय से प्रगति नहीं कर रही थी। निवेशक 3 महीने में धन वापस लेने वाला था। तभी उसका फोन बजा। बर्नार्ड, तुम्हारी टीम को पैकअप करना होगा। निवेशक ने धन वापस लेने का निर्णय कर लिया है। क्या? अभी तो 3 महीने बाकी थे। निवेशक ने पहले ही हार मान ली है और दूसरी परियोजना पसंद कर ली है। बर्नार्ड चुप हो गया। कुछ देर बाद फिर फोन बजा। मैंने कहा था मुझे पता है। फिर क्यों कॉल कर रहे हो? लेकिन इस बार आवाज अनजान थी। क्या आप मिस्टर बर्नार्ड हैं? हाँ, माफ कीजिए, मैं ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी से हूं। आपने हमारा निमंत्रण देखा होगा। क्या आप हमारी कंपनी में शोध करना चाहेंगे? ब्लैकलाइट, अभी अभी ईमेल डिलीट किया था। माफ कीजिए, विदेश जाने का कोई इरादा नहीं है। इतनी जल्दी मना मत कीजिए। हमें पता है कि आपका शोध अटका हुआ है और निवेशक धन वापस ले रहा है। बर्नार्ड चौंक गया। आपको यह सब कैसे पता? हम आपकी टीम को सीडी के शोध में समर्थन देंगे। हमारे पास लेवल लैब है और हम $200 मिलियन देंगे। जरूरत हो तो और भी। बर्नार्ड की आंखों में अनिश्चित चमक आई। तभी उसके कंप्यूटर पर नया ईमेल आया। उसने खोला और देखकर दंग रह गया। ये कैसे संभव है? मिस्टर बर्नार्ड, ये हमारी ईमानदारी का प्रमाण है। अगर आप सहमत हो तो हम तुरंत निमंत्रण भेजेंगे। अगर आप मना करें तो हम ये जानकारी लीक नहीं होने देंगे। क्या मतलब? कृपया अपने दरवाजे की ओर देखिए। तभी उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठाका ठाका ठाका। अध्याय 95। मुसीबत खड़े करने वाले ग्रामीण। बर्नार्ड जैसे उच्च स्तरीय अकादमिक व्यक्ति के लिए चेन चेन पहले ये आंकता कि उनके जुड़ने की संभावना कितनी है। अगर परिवार और करियर स्थिर होते तो वो निमंत्रण भेजकर खुद को अस्वीकार करवाने का जोखिम नहीं उठाता। लेकिन बर्नार्ड जैसे अकेले और करियर में संघर्ष कर रहे व्यक्ति को ही निमंत्रण भेजा जाता। चेंग काओ और उसकी टीम को भी वही भेजा गया। अगर व्यक्ति सहमत होता तो अच्छा, वरना उम्र वापसी उपचार का डेटा दिखाने के बाद भी इनकार करने पर उसकी स्मृति मिटा दी जाती। चेंग काओ की टीम के 5 लोग परीक्षण से गुजर चुके थे और गॉड चिप लगाए गए थे। वे अब गॉड्स फॉरबिडन जोन के सदस्य थे। चेन चेन ने यूएसबी ड्राइव की शेष ऊर्जा से 4 जीएस कॉम्बैट सूट भी निकाले। ये गैंट्स सूट थे, जिन्हें पहनकर साधारण लोग भी सुपर ह्यूमन बन जाते। अब चेन चेन के पास 6 कॉम्बैट सूट थे। चेंग काओ और उसके 5 साथी हर लक्ष्य को सुरक्षित लाकर ला सकते थे। आधे महीने से भी कम समय में ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में 18 प्रोफेसर आ गए। ये सब लिटिल एक्स द्वारा चुने गए थे। वे प्रतिभाशाली थे, लेकिन अकादमिक जगत में अनदेखे रहे थे। इसलिए उनके जाने से अधिकारियों का ध्यान नहीं गया। युवा प्रतिभाओं में से आधे उच्च वेतन से आकर्षित होकर आए। चेन चेन ने वापसी टिकट भी दिए और वादा किया कि असंतुष्ट होने पर वे लौट सकते हैं। कुछ ही समय में नया केंद्र खाली जगह से जीवंत केंद्र बन गया। ये नामीबिया स्वास्थ्य मंत्रालय का लाइसेंस है। तीसरी मंजिल पर सम्मेलन कक्ष में चेन चेन ने बर्नार्ड को प्रमाण पत्र दिया। इस क्लिनिकल लाइसेंस से हम स्टेम सेल आयु वापसी परियोजना का ट्रायल कर सकते हैं। बर्नार्ड ने प्रमाण पत्र देखा और पास बैठे प्रोफेसर को दे दिया। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। सबका क्या विचार है?
चेन चेन ने पूछा। अद्भुत, एवंस नामक प्रोफेसर ने कहा। अगर संसाधनों की आयात लागत छोड़ दें तो ये प्रयोगों के लिए स्वर्ग है। सही है, कोई मेडिकल निरीक्षण नहीं, कोई नैतिक समीक्षा नहीं, कोई निगरानी नहीं। चिंता किस बात की? किसी ने हंसते हुए कहा। क्या इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे प्रयोग सामग्री को समझ भी सकता है? कमरे में हंसी गूंज गई। चेन चेन ने उन्हें रोका। सावधान रहना होगा, अभी इसे फैलाना नहीं। हम भ्रूण क्लोनिंग पर प्रयोग करेंगे। सबने सिर हिलाया। चेन चेन ने आगे कहा, प्रोफेसर बर्नहार्ड को छोड़कर बाकी के पास कोई परियोजना नहीं है। आप सब अपने पसंदीदा सहायकों को चुन सकते हैं। मैंने जिन युवाओं को बुलाया है वे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से हैं। अगर आप उन्हें मनाएंगे तो वे आपके सहायक होंगे। सबने सहमति जताई। अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट तो आवेदन कर सकते हैं। अभी संसाधन उपलब्ध है, बाद में ये सुविधा नहीं होगी। तभी बाहर अचानक शोर हुआ। चेन चेन खिड़की बंद करने ही वाला था कि फोन बजा। बॉस, मुसीबत है। पास के ग्रामीण केंद्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कियान वैनहुआन की घबराई आवाज आई। वे गेट पर धक्का दे रहे हैं। रोकना मुश्किल है, मैं आता हूं। चेन चेन ने बाहर देखा। सैकड़ों लोग गेट पर जमा थे। स्थानीय गार्ड बस औपचारिकता निभा रहे थे। एवंस ने पूछा, क्या पुलिस बुलाए? जरूरत नहीं, आप सब मुक्त है, मैं संभाल लूंगा। बाहर जाकर चेन चेन ने देखा कि 4-5 लोग भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। वे जैकेट पहने किसी बोली में चिल्ला रहे थे। कियान वैनहुआन मंच पर खड़े समझाने की कोशिश कर रहे थे। चेंग काओ और उसके 5 बॉडीगार्ड भीड़ को रोक रहे थे। कर्मचारी पीछे से देख रहे थे। बॉस, अब क्या करें? वांग लियांग ने पूछा। ये लोग कौन हैं? ये पास के गांवों के ग्रामीण हैं। सबसे बड़ा गांव गोरौब है। वे कह रहे हैं कि हमने बहुत कम स्थानीय लोगों को रखा है। स्थानीय नियम के अनुसार हमें 100 लोगों को रखना चाहिए। चेन चेन ने भौहें चढ़ाई। उसने पहले ही 15 गार्ड और 10 कर्मचारी रखे थे, लेकिन आलसी व्यवहार के कारण वो और नहीं रखना चाहता था। साथ ही उन्होंने प्रोफेसरों की तनख्वाह के बारे में सुना है और कह रहे हैं कि हम अनुचित हैं। वे चाहते हैं कि स्थानीय वेतन बढ़े। चेन चेन हंस पड़ा। ठीक है, वैनहुआन को बुलाओ। कुछ देर बाद वैनहुआन और चेंग काओ आए। बॉस, ये खतरनाक है, भीड़ बेकाबू हो सकती है। चेंग काओ ने धीरे से कहा, कई ग्रामीण पॉजिटिव है, चोट से बचे। चेन चेन ने हाथ हिलाया। ठीक है वैनहुआन, उन्हें कहो कि अगर काम चाहिए तो कल से 50 स्वयंसेवक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होंगे। जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा उसे 1 लाख नामीबियाई डॉलर मिलेंगे। 1 लाख। वैनहुआन और चेंग काओ ने एक दूसरे को देखा। लेकिन शर्त है, केवल 50 वर्ष से ऊपर वालों को लूंगा। समझ गया। वैनहुआन भीड़ में गया और खबर दी। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। स्थानीय गार्डों ने लंबा भाषण दिया और ग्रामीण असंतुष्ट होकर लौट गए। चेन चेन ने उन गार्डों के चेहरे याद कर लिए और प्रयोगशाला भवन में लौट गया। अध्याय 96। पंजीकरण शुरू होता है। गांव वालों के बिखरने के 10 मिनट बाद ही वाल्विस बे की पुलिस पहुंची, वो भी आराम से। चेन चेन उनसे मिलने नहीं गया, बल्कि कियान वैनहुआन को मामला निपटाने भेज दिया। लैब भवन में लौटकर चेन चेन ने फोन निकाला। लिटिल एक्स, गोरौब गांव के बारे में पता करो कि कहीं पीछे से कोई उकसा तो नहीं रहा। साथ ही डलामिनी को कहो कि नाम सूची में दिए लोगों की पहचान मिटाकर उन्हें जल्द भेजे। ये संदेश भेजने के बाद चेन चेन ने भौहें चढ़ाई। अब जब उसने समझौता कर लिया था तो भीड़ उसे कमजोर समझेगी। अगली बार फिर वे आज धमकेंगे। असल में अगर चाहे तो चेंग काओ की 300 लोगों की भीड़ को आसानी से कुचल सकती थी, लेकिन इससे सब पर बहुत बड़ा झटका पड़ता। साथ ही स्थानीय गार्ड भी पास के गांवों से थे, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब डलामिनी 30 लोग भेज देगा तो समस्या हल हो जाएगी। वे निर्दयी भाड़े के सैनिक थे। सिर्फ धमकी से ही स्थानीय गार्ड डरकर नौकरी छोड़ देंगे।
तभी लिटिल एक्स ने सूचना दी। गोरोब गांव में सबसे ऊंचा पद वाल्विस बे का एक ब्यूरो प्रमुख रखता था। बाकी साधारण कर्मचारी थे। साधारण ग्रामीण ब्लैकलाइट की अहमियत नहीं समझते, लेकिन ब्यूरो प्रमुख समझता था। फिर भी चेन चेन मंत्रियों और सांसदों से सीधे मिल सकता था, इसलिए ये प्रमुख उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। मतलब या तो कोई और पीछे था, या ये ग्रामीणों की स्वतःस्फूर्त हरकत थी। चेन चेन ने सोचा कि जब डलामिनी के सैनिक आ जाएंगे तो उसे ग्रामीणों की परवाह नहीं करनी होगी। अगर वे फिर आए तो उन्हें पीट कर भगा देगा। अगर कोई मर गया या अपाहिज हो गया तो पैसे से मामला सुलझ जाएगा। इस देश में यही सबसे असरदार तरीका था। अधिकारी भी रिश्वतखोर थे। ग्रामीणों को पैसे चाहिए तो उन्हें चेन चेन के प्रयोगों में शामिल होना ही होगा। चेन चेन ने यहां जैविक शोध केंद्र बनाने का कारण यही था। इस देश में एड्स और गरीबी फैली थी। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। बीमार होने पर वे बस संघर्ष करते थे। ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए अच्छा आधार था। नामीबिया की राजनीति स्थिर थी, लेकिन सत्ता बिखरी हुई थी। गांवों में कानून नहीं था और पहचान प्रणाली भी कमजोर थी। दर्जनों लोग मर भी जाए तो कोई हलचल नहीं होती। जनसंख्या कम थी और सैकड़ों किलोमीटर तक वीरान क्षेत्र थे। इसलिए यहां शोध केंद्र खोलना आसान था। अगर दवाओं के आयात निर्यात पर रोक न होती तो ये जगह ब्लैकलाइट जैसी कंपनी के लिए आदर्श होती। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोरोब गांव के लोग फिर गेट पर जमा हो गए, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब वे लालच और इच्छा से दरवाजे को घूर रहे थे। कुछ बुजुर्ग आग जलाकर बैठे थे। कुछ युवक फटे टी शर्ट में सिगरेट बांट रहे थे। कुछ महिलाएं बच्चों के रोने पर भी चुपचाप बैठी थी। ये समूह शरणार्थियों जैसा लग रहा था। जैसे ही सूरज निकला, वे गेट पर धक्का देने लगे। तभी लैब भवन से लोग बाहर आए। वांग लियांग ने भीड़ देखकर भौहें चढ़ाई। क्या वे फिर मुसीबत करने आए हैं? नहीं। चेंग काओ ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। तुम्हारा नेता कौन है? मैं हूं। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। मैं कोफी माडिल, गोरोब गांव का मुखिया हूं। मैं सबका प्रतिनिधि हूं। चेंग काओ ने पूछा, क्या तुमने 50 उम्मीदवार चुने हैं? हां, बाकी सिर्फ 7 आए हैं। 7 वालों को अंदर नहीं आने देंगे। चेंग काओ ने गेट खोला। जो योग्य है वे अंदर आए, बाकी बाहर रहें। हमारे पैसे? कुछ युवकों ने पूछा। अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले कोई भुगतान नहीं होगा। भीड़ फिर शोर करने लगी। वांग लियांग पीछे हट गया। उसे डर था कि कहीं HIV संक्रमित लोग चोट न पहुंचा दें। चेंग काओ का चेहरा कठोर हो गया। उसने डंडा निकाला और गरज कर कहा, मरना नहीं चाहते तो हट जाओ। उसके 5 साथी भी हथियार निकालकर खड़े हो गए। भीड़ हिचकिचा गई। रुको, रुको। तभी स्थानीय गार्ड दौड़कर आए और बीच में खड़े हो गए। उनका नेता ग्रामीणों से लंबी बातचीत करने लगा। कई बार उसने चेंग काओ की कमर की ओर इशारा किया, जहां बंदूक का हैंडल दिख रहा था। 10 मिनट बाद वो मुस्कुराकर बोला, कैप्टन चेंग, मैंने ग्रामीणों को शांत कर दिया है। वे साधारण लोग हैं। क्या बॉस अग्रिम भुगतान कर सकते हैं? उसकी चिंता मत करो। चुने हुए 50 अंदर जा सकते हैं। गेट खुला और बुजुर्ग अंदर गए। चेंग काओ ने अचानक एक आदमी को रोका। ये 50 साल का कैसे हो सकता है? वो आदमी दुबला था, लेकिन बूढ़ा नहीं दिखता था। गार्ड ने फिर ग्रामीणों से बात की और उसे बदलकर दूसरा बुजुर्ग लाया। चेंग काओ ने उसे अंदर जाने दिया। अंत में 50 बुजुर्ग अंदर गए। चेंग काओ ने गेट बंद कर दिया और सबको लैब भवन ले गया। कुछ बुजुर्ग बीमार थे, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य जांच से गुजरना ही था। आखिरकार हर कोई प्रयोग का हिस्सा नहीं बन सकता था। अध्याय 97, क्लोनिंग की गलतफहमी। अंत में शारीरिक परीक्षण और बोन एज टेस्ट के बाद 50 बुजुर्गों में से केवल 33 ही प्रयोग की आवश्यकताओं पर खरे उतरे। बाकी 17 को वापस भेज दिया गया।
गोरव गांव से इतने लोग 50 वर्ष से ऊपर मिलना ही आश्चर्यजनक था। मुखिया ने पड़ोसी गांवों से भी लोगों को लाकर संख्या पूरी की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा न होने से बुजुर्ग कम ही मिलते थे। नामीबिया में 10% से अधिक बच्चे अनाथ थे, क्योंकि उनके माता पिता एड्स से मर गए थे। देश की जनसंख्या केवल 2.58 मिलियन थी, लेकिन HIV संक्रमण दर 21.3% थी, यानी हर 5 में से एक व्यक्ति पॉजिटिव था। हालांकि ये दर बोत्सवाना 37.3%, स्वाजीलैंड 38.8% और लेसोथो 28.9% से कम थी। अफ्रीका हीरे और एड्स के लिए प्रसिद्ध था। ग्रामीणों की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए चेन चेन ने 33 लोगों को स्नान कराया और उन्हें बेसमेंट में रखा। वे अच्छे भोजन पाए, लेकिन उनकी गतिविधि सीमित थी। साथ ही लैब में चेन चेन ने सहायकों की टीम बनाकर इन बुजुर्गों के भ्रूण क्लोनिंग की प्रक्रिया शुरू की। उसने उन्नत 3D पोलराइजेशन स्पिंडल इमेजिंग सिस्टम का उपयोग किया। अंडाणु कोशिका का नाभिक हटाकर उसमें बुजुर्ग का सोमैटिक सेल नाभिक डाला गया। सहायक कई बार असफल हुए। अंततः चेन चेन के मार्गदर्शन से सभी क्लोन भ्रूण तैयार हुए। इसके बाद भ्रूण को 14 दिन तक बढ़ना था, ताकि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक पहुंचकर स्टेम सेल निकाले जा सकें। मानव भ्रूण क्लोनिंग पर अंतर्राष्ट्रीय विरोध इसी चरण पर था। कुछ लोग इसे हत्या मानते थे, फिर भी तकनीक आगे बढ़ रही थी। स्टेम सेल को नियंत्रित वातावरण और जीन अभिव्यक्ति से आवश्यक रक्तजंक और मेसेनकाइमल स्टेम सेल में बदला जा सकता था। ये स्टेम सेल बुजुर्गों के जीन जैसे ही थे, इसलिए अस्वीकृति नहीं होती। साथ ही ये युवा और स्वस्थ थे। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद इन्हें शरीर में डालकर पुराने स्टेम सेल बदले जाते। फिर ये रक्त कोशिकाएं, मांसपेशी, यकृत, हड्डी, वसा, उपास्थि आदि में बदलकर बुढ़ापे की क्षति सुधारते। लेकिन लंबे समय तक अकादमिक जगत एक गलतफहमी में रहा। ये डॉली भेड़ की क्लोनिंग से शुरू हुआ। डॉली का नाभिक 6 साल की भेड़ से लिया गया था, इसलिए जब डॉली पैदा हुई तो उसके टेलोमियर छोटे थे। 6 साल की उम्र में ही उसमें समयपूर्व बुढ़ापा दिखा और वह मर गई। इससे यह धारणा बनी कि क्लोन का जीवन काल दाता के टेलोमियर पर निर्भर होता है। अगर यह सच होता तो क्लोनिंग तकनीक बेकार होती। ये गलतफहमी 2000 के बाद विज्ञान कथा में भी दिखी। सौभाग्य से 2019 में ये गलतफहमी दूर हुई। नवंबर 2019 में प्रोफेसर ली की टीम ने शोध कर निर्णायक निष्कर्ष निकाला। क्लोन भ्रूण जाइगोटिक जीनोम सक्रियण के दौरान टेलोमियर रीप्रोग्रामिंग से गुजरते हैं। दाता कोशिका की लंबाई चाहे जो हो, रीप्रोग्रामिंग से मूल लंबाई बहाल हो जाती है। सामान्य विकास वाले भ्रूण में टेलोमियर पुनः लंबा हो जाता है, असामान्य भ्रूण में नहीं। संस्कृति प्रक्रिया में कुछ छोटे अणु जैसे ट्राइकोमाइसिन, सोडियम ब्यूट्रेट, मेलाटोनिन आदि जोड़ने से दक्षता बढ़ती है। ये शोध फासेप जर्नल में प्रकाशित हुआ। शीर्षक था इनहिबिटिंग रिप्रेसिव एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोमोट्स टेलोमियर रिजुविनेशन इन सोमैटिक सेल रीप्रोग्रामिंग। इससे ये गलतफहमी पूरी तरह दूर हो गई। जब चेन चेन लैब में बुजुर्गों के भ्रूण विकसित कर रहा था, डलामिनी ने अंततः नाम सूची के लोग भेज दिए। इस बार 30 लोग आए। वे सब अत्यंत कुशल थे। चेंग काओ भी उनके बीच साधारण लगता था। अगर चेन चेन इन भेड़िए जैसे सैनिकों को काबू कर लेता तो भविष्य में त्वरित प्रतिक्रिया बल की नींव तैयार हो जाती। चेन चेन का लक्ष्य था निजी सशस्त्र बल बनाना, जो वैश्विक स्तर पर सटीक हमले कर सके। इसका उद्देश्य कंपनी की संपत्ति की रक्षा करना और किसी भी सबूत को मिटाना था। अध्याय 98। ब्रांडो। ब्रांडो को लगा कि कंपनी ने आज उस पर जो मजाक किया है वो बिल्कुल मजेदार नहीं था। 10 दिन पहले ही उसने केन्या सीमा पर एक ड्रग रिंग के नेता की हत्या का काम पूरा किया था। ये साफ और परफेक्ट हत्या थी। ब्रांडो इटली लौटकर छुट्टी मनाने वाला था, लेकिन कंपनी ने आदेश दिया कि वो वहीं रुके। कहा गया कि नया मिशन मिलेगा और भुगतान असाधारण होगा।
मजबूरी में ब्रांडो ने स्थानीय जगह पर कमरा किराए पर लिया और इंतजार किया। 10 दिन बीत गए। आखिरकार एजेंट आया और उसे फ्रेंच पासपोर्ट और नामीबिया की फ्लाइट टिकट दी। ब्रांडो नाराज हो गया। इसका मतलब क्या है? वाल्विस बे, नामीबिया, ब्लैकवॉच बायोटेक्नोलॉजी? मैं हिटमैन हूं। मुझे बिजनेस चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं। एजेंट ने रहस्यमय अंदाज में कहा, चिंता मत करो, वहां पहुंचकर सब समझ जाओगे। तुम्हें पसंद आएगा। भारी भुगतान के लालच में ब्रांडो अंतः विमान में सवार हो गया। आधे दिन बाद वो नामीबिया के छोटे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकला। वो राहत की सांस ले रहा था। फ्लाइट सहनीय थी, हालांकि उसे इकोनॉमी क्लास में बैठना पड़ा, लेकिन मिशन के दौरान झेली गई कठिनाइयों की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। केवल पास बैठे अजनबियों की निकटता उसे परेशान कर रही थी। बाहर रात का समय था। सड़क किनारे पुरानी वैनें खड़ी थी। काले ड्राइवर टूटी फूटी अंग्रेजी में यात्रियों को बुला रहे थे। तभी एक 13 साल का काला लड़का उसके पास आया। सर, 10 नामीबियाई डॉलर में वाल्विस बे पहुंचा दूंगा। चलेंगे? ब्रांडो ने कागज पर लिखे पते की ओर इशारा किया। ब्लैकवॉच कंपनी का पता है। जानते हो कहाँ है? ओह, नया रिसर्च सेंटर? हाँ, मैं जानता हूं। हाँ, ब्रांडो ने पूछा, तुम्हारे माता पिता की गाड़ी कहाँ है? लड़के ने हंसते हुए कहा, मेरे माता पिता स्वर्ग में हैं, मैं खुद चलाता हूं। उसने पास खड़ी मोटर ट्राइसाइकिल की ओर इशारा किया। 20 नामीबियाई डॉलर में पहुंचा दूंगा। ब्रांडो ने सहमति दी। अफ्रीका में ऐसी कहानियां आम थी। वो मौत का आदी हो चुका था। ब्रांडो ट्राइसाइकिल पर बैठ गया। वो पुरानी थी, लेकिन यात्री डिब्बा साफ था। इंजन चालू हुआ और वे सड़क पर निकल पड़े। बाहर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ट्राइसाइकिल की हेडलाइट भी टूटी हुई थी। लड़का तारों के सहारे दिशा देख रहा था। नामीबिया का आसमान बेहद चमकीला था। लड़का उबकर अपने गांव का गीत गुनगुनाने लगा। ये धुन ब्रांडो ने पहले कभी नहीं सुनी थी। टूटेपन में भी खुशी और कठिनाई में भी आजादी झलक रही थी। ब्रांडो को अपना बचपन याद आया। 30 साल पहले वो 5 साल का था। वो खेतों में खेलता था। रात को पिता की साइकिल पर बैठकर तारों को देखता था। अब पिता मिट्टी में सो रहे थे और वो कठोर भाड़े का सैनिक बन गया था। वापसी नहीं है, ब्रांडो ने आह भरी। 20 मिनट बाद शहर की रोशनी दिखने लगी, लेकिन अचानक लड़का एक नए रास्ते पर मुड़ गया। ब्रांडो सतर्क हो गया। उसने जूते के नीचे छिपा हाथी दांत का खंजर छुआ। लड़के ने कहा, सर, यह रिसर्च सेंटर द्वारा बनाई नई सड़क है। ये सीधे उनके मुख्य द्वार तक जाती है। ब्रांडो शांत हो गया। जल्द ही सड़क के दोनों ओर काले ढांचे दिखाई दिए। ये सौर ऊर्जा उत्पादन संरचनाएं थी। क्या ये भी रिसर्च सेंटर के हैं? हाँ, ये बहुत अमीर कंपनी है। उन्होंने गांव वालों को प्रयोगों में शामिल किया और हर घर को लाखों दिए। खाड़ी में भी पावर प्लांट बना रहे हैं। ब्रांडो ने सिर हिलाया। इतने गरीब देश में पावर प्लांट बनाना, ये कंपनी वाकई धनी थी। कंपनी का मालिक चीन से है। लड़के ने कहा, सर, क्या आप चीन गए हैं? ब्रांडो मुस्कराया, नहीं, मेरा पेशा वहां स्वागत योग्य नहीं है। अफसोस। लड़के ने कहा, मैंने सुना है कि वहां गरीबी और बीमारी नहीं है। अगर मुझे चुनाव मिलता तो अगली जिंदगी में वही जन्म लेना चाहता। हां, ब्रांडो ने तारों की ओर देखते हुए कहा, कौन नहीं चाहता कि शांतिपूर्ण देश में रहे? अनजाने में ही ब्रांडो इस कंपनी ब्लैकवॉच में दिलचस्पी लेने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर में रोशनी से जगमगाती इमारतें आ गई। ये इमारतें बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन सामान्य इमारतों से कहीं अधिक क्षेत्रफल घेरती थी। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। यही सड़क पर रोशनी का एकमात्र स्रोत था। हम पहुंच गए, सर। आखिरकार ट्राइसाइकिल सड़क के अंत तक पहुंची। लड़के ने वाहन रोका और लगभग 10 मीटर दूर लोहे के चौड़े गेट की ओर इशारा किया। यह वही ब्लैकवॉच रिसर्च सेंटर है जिसका आपने जिक्र किया था।
बेहतरीन। ब्रांडो ने पर्स से $2 का नोट निकाला और उसे दिया। बाकी रख लो। धन्यवाद, आप बहुत उदार हैं। लड़का खिल उठा और आभार जताकर खुशी खुशी लौट गया। लड़के के जाने के बाद ब्रांडो तुरंत अंदर नहीं गया। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा और गेट पर चमकते कैमरे को नोट किया। फिर वो आगे बढ़ा और उस घंटी को दबाया जिस पर लिखा था, प्लीज रिंग बेल। कुछ देर बाद कदमों की आहट आई। गेट की खिड़की खुली और एक काला आदमी दिखाई दिया। किसे ढूंढ रहे हो? ब्रांडो ने जवाब दिया। नाम है क्लार्क ब्रांडो। आपकी कंपनी ने मुझे बुलाया है। उसने एजेंट द्वारा दिया पता दिखाया। क्लार्क नाम का कोई नहीं। कंपनी का नियम है कि आधी रात को गेट नहीं खुलता। कल आना। यह कहकर उसने खिड़की बंद कर दी और चला गया। ब्रांडो का चेहरा बिगड़ गया। उसने फोन निकाला और एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की। तभी उसे याद आया कि फोन अभी भी एयरप्लेन मोड पर था। ब्रांडो स्मार्टफोन पर निर्भर नहीं रहता था, इसलिए उसने अब तक एयरप्लेन मोड हटाने के बारे में सोचा ही नहीं था। जैसे ही उसने मोड हटाया, कई मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन आए। सब एक ही अनजान नंबर से थे। ब्रांडो ने सोचा कि ये एजेंट का नया नंबर होगा। उसने कॉल किया। बीप। हेलो, क्या आप मिस्टर क्लार्क ब्रांडो हैं? कॉल पहली घंटी पर उठाया गया। आवाज लगभग 30 साल के व्यक्ति की थी। उसकी अंग्रेजी में चीनी लहजा था। ब्रांडो को तुरंत याद आया कि लड़के ने कहा था कि ब्लैक वॉच चीन की कंपनी है। उसने उत्तर दिया, हां, मैं ही हूं। धन्य भगवान। दूसरी ओर का व्यक्ति शांत हुआ। आप अभी कहाँ हैं? मैं आपका ड्राइवर हूं। आपको लेने एयरपोर्ट पर हूं। मैं पहले ही आपकी कंपनी के मुख्य द्वार पर हूं। समझ गया। कृपया वही प्रतीक्षा करें। मैं तुरंत आता हूं। इसके बाद इंजन की आवाज सुनाई दी और कॉल समाप्त हो गया। अध्याय 99, एस्कॉर्ट मिशन। 15 मिनट बाद ब्रांडो ने एक जीप को आते देखा। वाहन उसके सामने रुका और एक चीनी युवक बाहर निकला। वो लगभग 25 साल का था, थोड़ा भारी शरीर वाला और खुशमिजाज दिख रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय, आप मिस्टर ब्रांडो होंगे? हाँ, और आप? ब्रांडो ने हाथ मिलाया। युवक ने विजिटिंग कार्ड निकाला। नाम है कियान वेनहुआन, ब्लैकवॉच बायोटेक्नोलॉजी के मानव संसाधन विभाग का कार्यकारी अधिकारी। बॉस ने मुझे आपको लेने भेजा है। ब्रांडो ने कार्ड देखा। उस पर ब्लैकवॉच बायोटेक्नोलॉजी को एलटीडी लिखा था। माफ कीजिए, फ्लाइट से उतरने के बाद मैंने फोन चालू नहीं किया। कोई बात नहीं, असल में गलती मेरी तरफ से हुई। कियान ने इशारा किया। आप यहां बाहर क्यों खड़े हैं? मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। कियान का चेहरा बिगड़ गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, कृपया कार में बैठिए। पहले आपको कैंटीन ले चलता हूं, फिर डॉर्मेट्री। जरूरत नहीं, मैंने विमान में खाना खा लिया है। बस आराम करने की जगह चाहिए और जल्द से जल्द आपके बॉस से मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैं सुबह सबसे पहले बॉस को बता दूंगा। कियान ने उसकी नजर से बचते हुए सिर हिलाया। उसे लगा कि ब्रांडो की नजरें चेंग काओ जैसी दबावपूर्ण थी, बल्कि उससे भी अधिक। इसमें युद्ध का अनुभव झलक रहा था। कियान गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था। सुबह चेन चेन ने उसे जानकारी दी थी और एयरपोर्ट से लोगों को लाने कहा था। ज्यादातर अफ्रीका से थे, लेकिन कई यूरोप और अमेरिका से भी। फाइल में लिखा था कि ब्रांडो आईटी उद्योग से है, लेकिन कियान को तुरंत समझ आया कि ये आदमी सैनिक है। जीप गेट पर पहुंची। कैमरे ने वाहन पहचान लिया और गेट खुल गया। कियान ने ब्रांडो को डॉर्मेट्री पहुंचाया। यह भवन उत्तर पश्चिम विंग में था। 5 मंजिला था, लेकिन मजबूत सामग्री से बना था। हर खिड़की पर सुरक्षा जाल और हर कमरे में मजबूत दरवाजे लगे थे। मिस्टर ब्रांडो, कृपया मेरे साथ आइए। दोनों अंदर गए। कमरे बड़े और सुविधाजनक थे। एसी, कंप्यूटर, अलमारी और शौचालय। कियान ने दूसरी मंजिल का कमरा चुना और C201 की चाबी दी।
कैंटीन सुबह 8, दोपहर 12, शाम 6 और रात 10 बजे खाना देती है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। फिर वो चला गया। ब्रांडो ने खिड़की से देखा कि वो जीप में बैठकर चला गया। उसने पर्दे बंद किए और कमरे की जांच की। आधे घंटे बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि कमरे में कोई निगरानी नहीं थी, गार्ड भी नहीं थे। अगर वो निकलना चाहे तो आसानी से जा सकता था, लेकिन वे इतने लापरवाह क्यों थे, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो कौन है, और एजेंट ने कहा था कि ये नया मिशन है। इसका मतलब क्या था? ब्रांडो बिस्तर पर बैठ गया और सोच में डूब गया। बॉस, ये वैन हुआन है, आप जा गए? अगली सुबह चेन चेन ने दरवाजा खोला। कियान काले घेरे वाली आंखों के साथ अंदर आया। बॉस, मैं कल रात ब्रांडो को लेने गया था। उसने फोन चालू नहीं किया था। जब तक संपर्क हुआ, वो रिसर्च सेंटर के गेट पर पहुंच चुका था। क्या उसे ब्लॉक सी में रखा है? हाँ, आज 6 और लोग आएंगे। चेन चेन मुस्कराया। ये लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम विभाग प्रमुख हो, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। मैं समझता हूं। चेन चेन ने कहा, मैं तुम्हें एक और गाड़ी दूंगा। तुम एचआर से और लोगों को साथ ले सकते हो। ठीक है। कियान ने राहत की सांस ली। फिर बोला, बॉस, स्थानीय गार्ड अब मनमानी करने लगे हैं। कल रात ब्रांडो ने बताया कि उन्होंने उसे कोई जानकारी नहीं दी। चेन चेन ने ठंडी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, जल्द ही उन्हें स्वतः इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा? क्या तुम नई सुरक्षा टीम वापस नहीं ला रहे? देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सब ठीक रहा तो वे संगठन में शामिल होंगे। समझ गया। कियान ने राहत महसूस की। अब उसे समझ आया कि बॉस ने उसे एस्कॉर्ट क्यों बनाया। फिर उसने पूछा, बॉस, ब्रांडो पूछ रहा था कि आप उससे कब मिलेंगे? चेन चेन ने सोचा, उसे कहो कि जब उसके साथी सब इकट्ठा हो जाएंगे तब मैं मिलूंगा। कियान ने नोट किया और कमरे से निकल गया। अध्याय 100, सुरक्षा। अगले कुछ दिनों में कियान वैन हुआन और पूरा मानव संसाधन विभाग थककर चूर हो गया। कुल 30 लोग आए। हर दिन 4-5, कभी 2-3 लोग वाल्विस बे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते। दिन जल्दी बीत गए। ब्लॉक सी का डॉर्मेट्री धीरे धीरे जीवंत होने लगा। नए लोग दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर रहने लगे। साधारण कर्मचारियों से अलग इन नए निवासियों को सबसे अच्छे डॉर्मेट्री और अलग कैंटीन मिली। उनके लाभ लगभग प्रोफेसरों के बराबर थे। कई कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ शरारती लोग कैंटीन में झांकने गए, लेकिन नए निवासियों की ठंडी निगाहों से डरकर भाग गए। चेन चेन ने ये सब कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किया था। इन 30 लोगों में 5 नेवी सील, 5 डेल्टा फोर्स, 3 साज रेजिमेंट और 4 अल्फा फोर्स के सदस्य थे। बाकी मध्य पूर्व और अफ्रीका के युद्धों से निकले थे। हर एक के हाथ खून से रंगे थे। इस समूह में केवल एक महिला थी जो फ्रेंच गिग्न की सदस्य थी और ईवा ग्रीन जैसी दिखती थी। ब्लॉक सी में रहना आसान नहीं था। भाड़े के सैनिक हमेशा युद्ध और मौत से घिरे रहते हैं। आरामदायक माहौल में भी वे सतर्क रहते हैं। कंपनी ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी, बस अच्छा भोजन दिया गया। ऐसे हालात में वे सहज कैसे होते? वे हथियारों के बिना भी असहज थे। साथ ही वे एक दूसरे से भी ज्यादा जुड़े नहीं थे। तनाव बढ़ रहा था। अगर उनकी मूल कंपनी न होती तो हिंसक घटनाएं हो सकती थी। 5वें दिन तक कियान वैन हुआन ने सभी 30 लोगों को ला दिया। फिर उसने चेन चेन को सूचना दी। अगली सुबह जब ब्रांडो और बाकी कैंटीन में खा रहे थे, कुछ चीनी लोग आए। वे चेंग काओ और उसकी टीम थी। उनके आते ही सबने खाना रोक दिया और दरवाजे की ओर देखा। हवा जम सी गई, लेकिन चेंग काओ बेपरवाह था। वो बीच में जाकर बोला, जेंटलमैन, कृपया खाने के बाद मेरे साथ आइए। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो दरवाजे पर खड़ा हो गया। तनाव धीरे धीरे कम हुआ। खाना खत्म कर वे तीसरी मंजिल के हॉल में गए। ये 1000 लोगों की क्षमता वाला हॉल था।
समूह ने अपनी जगह ली। डेल्टा फोर्स और नेवी सील साथ बैठे, बाकी छोटे समूह में बंट गए। कोई शोर नहीं था। वे अनुशासन से बैठे थे। चेंग काओ और उसकी टीम मंच के कोने में खड़ी हुई। तभी चेन चेन आया। वो मंच पर गया। सभी निगाहें उस पर टिक गई। साधारण लोग दबाव में आ जाते, लेकिन चेन चेन जीएस कॉम्बैट सूट में शांत था। जेंटलमैन और लेडी, चेन चेन ने कहा, आपके मन में कई सवाल होंगे। आपकी मूल कंपनी तारा प्राइवेट सिक्योरिटी ने आपको बिना बताए यहां क्यों भेजा? वह मुस्कराया। कारण सरल है। तारा कंपनी ने आपका अनुबंध छोड़ दिया और आपको मुझे सौंप दिया। अब आप ब्लैक वॉच से जुड़े हैं। यह सुनते ही हॉल में शोर मच गया। लोग गुस्से से उठ खड़े हुए। क्या मजाक है? हमें क्यों नहीं बताया गया? वे हमें खिलौना समझते हैं। 2 मिनट तक वे चिल्लाते रहे, फिर शांत होकर चेन चेन की ओर देखने लगे। अच्छा, अब सब शांत है। चेन चेन ने आगे कहा, मेरा नाम चेन चेन है। उसने बोर्ड पर नाम लिखा। मैं इस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का बॉस हूं। आप सबको मैंने खुद डलामिनी से मांगा है। यह सुनकर उनकी निगाहें गंभीर हो गई। डलामिनी से सीधे लोग मांगना आसान नहीं था। इससे चेन चेन की ताकत साफ थी। चेन चेन ने कहा, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है कि तारा जैसी कंपनी की तरह मैं आपसे जान जोखिम में डालने की उम्मीद नहीं करता। मेरे पास अपनी संपत्ति है। मुझे आपसे आम नागरिकों की हत्या या राजनीतिक विद्रोह नहीं चाहिए। अब आपको भाड़े के सैनिक कहलाने की जरूरत नहीं होगी, जो हमेशा धुंधले क्षेत्र में फंसे रहते हैं। आप गर्व से खड़े हो सकते हैं। जिनेवा कन्वेंशन की सुरक्षा के तहत आधिकारिक योद्धा के रूप में वे एक दूसरे की ओर उलझन भरी नजरों से देखने लगे। तो क्या हम पूछ सकते हैं कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? तभी फ्रेंच महिला, जो ईवा ग्रीन जैसी दिखती थी, ने हाथ उठाकर पूछा, और हमारी तनख्वाह के बारे में? क्या ये पहले जैसी ही रहेगी? सुंदर मिस सारा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चेन चेन ने स्वीकृति भरी नजर से देखा और साफ कहा, आपकी तनख्वाह के विषय में मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपकी पुरानी कंपनी आपको कितना देती थी। यह सुनकर कई चेहरों पर थकान और चिंता झलकने लगी। सारा की भौहें सिकुड़ गई और वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन चेन चेन ने तुरंत फिर बोलना शुरू किया। मैं आपको बाजार दर से कहीं अधिक वेतन दे सकता हूं, 20,000 से 30,000 अमेरिकी डॉलर। वे सब अचानक स्तब्ध रह गए। 20 से 30,000 डॉलर मासिक वेतन, यानी प्रतिदिन 700 से 1,000 डॉलर। ये आम भाड़े के सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक था। हालांकि कुछ लोग शांत रहे। ब्रांडो ने सोचा और हाथ उठाकर पूछा, मिस्टर चेन चेन, क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी जिम्मेदारियों में क्या शामिल होगा? चेन चेन ने उसे रोकने का इशारा किया। फिर वो मुड़ा और व्हाइट बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, सिक्योरिटी,